हेलो बच्चों, चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड अपनी पहली क्लास। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास पे आ जाएं। और हमारी अगली क्लास है कंक्लूजन शिक्षा में करंट अफेयर से रिलेटेड बच्चों क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है जो एगोस्टिनी, क्राउज और एल व्हीलियर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो भारत, अब बात आती है कि जो ये एगोस्टिनी, क्राउज, एल व्हीलियर हैं, इन्हें भौतिकी का जो बेसिकली इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसमें इन्हें किस बात के लिए मिला हुआ है, ये जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला कारण है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या है, वैज्ञानिक पियरे एगोस्टिनी, वैज्ञानिक हैं आपके पियरे एगोस्टिनी। दूसरे हैं आपके फेरेंक क्राउज और अगले हैं एनी एल व्हीलियर। इन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिकल तरीकों से भौतिकी में जो 2023 का नोबेल मतलब प्रयोगात्मक तरीकों के लिए इन्हें भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है बच्चों, और ये किसकी वजह से मिला है, तो जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्होंने प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, ये इस थ्योरी के लिए इनको मिला है। और बच्चों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यह पुरस्कार जिस वर्ष बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, लगभग यानी $1 मिलियन कर दिया गया है। और इसे कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इसे पुरस्कार को कौन देता है बच्चों, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। अब बच्चों इसमें लिखा है भारत की बेरोजगारी दर 1 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है इस साल। अब बच्चों जो तीसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि पर 6.3% बरकरार रखी है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये कहता है, सभी बच्चों ध्यान से सुने, ये कह रहा है कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 2023-24 में भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.3% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। ठीक है बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। यह निर्णय तब लिया गया है जब भारत पर्याप्त बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में 23-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा था, 6.6%, जो घटाकर अब कितना कर दिया है, 6.3%। अब बच्चों अगला है, आप ये कह रहा है एशियाई खेलों में भारत के स्केटिंग दल ने अपना पहला पदक जीता। भारत की तरफ से स्केटिंग में पहला पदक जो जीता है इस बार भारत ने। फिर भारत बांग्लादेश संयुक्त अभियान चालू हुआ, क्या है, संप्रीति। ठीक है, मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है ये। अब बच्चों ये बहुत जानना जरूरी है, कर्मन रेखा क्या होती है। तो कर्मन रेखा क्या है, ये पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। कौन, कर्मन रेखा। यह कानूनी और नियामक उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विमान और अंतरिक्ष यान विभिन्न न्याय क्षेत्रों और कानूनों के अधीन है। तो बेसिकली कर्मन रेखा एक तरह का बॉर्डर लाइन, एक तरह से आप समझ लीजिए बच्चों, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला अब है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो मालदीव में इस बार राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। ये चाइना के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में बयान भी जारी किया था कि ये मालदीव से भारतीयों को खदेड़ देंगे, है ना बच्चों। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मालदीव में जो विपक्षी पीएमसी गठबंधन है, उस गठबंधन में डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अब इनके पक्ष में 53% वोट पड़ा है। इनके पक्ष में, मोहम्मद मुइज्जू के पक्ष में कितना परसेंट, 53%। और जो इस समय सत्ता में सत्तारूढ़ एमडीपी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपना समर्थन पहले दौर में 39% से बढ़ाकर 46% कर दिया, लेकिन जीत के लिए आवश्यक 50% से कम रह गए। यानी जीतने के लिए 50% चाहिए था और वो 46% पर ही रह गए। अब अगला है बच्चों तजिंदर पाल। अगर आप ध्यान से देखें तजिंदर पाल के बारे में तो क्या लिखा हुआ है कि तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में स्वर्ण जीता। ये जो एशियन गेम चल रहे हैं उसी में। तो शॉटपुट क्या होता है, जो आप लोगों ने हिंदी में नाम सुना होगा, गोला फेंक होता है बच्चों। तो शॉटपुट को ही हिंदी में कहते हैं गोला फेंक। तो तजिंदर पाल सिंह तूर जो हैं उन्होंने शॉटपुट में एशियन गेम्स में क्या जीता है, गोल्ड।
तो भारत के जो तेजिंदर पाल सिंह तूर हैं ये मौजूदा होंगजो, और इस बार का जो एशियन गेम है वो कहाँ हो रहा है, चाइना के होंगजो में। तो इस पदक को इन्होंने जीता, स्वर्ण पदक। अब तूर ने एशियाई खेलों में अपने खिताब का सफलतापूर्ण बचाव करने वाले चौथे भारतीय शॉट पुटर बन गए हैं। अब तूर इस विशिष्ट कंपनी में शामिल होने के लिए प्रद्युमन सिंह बराड़, जोगेंद्र सिंह और बहादुर सिंह चौहान के नक्शे कदम पर चले। उन लोगों ने भी ये पुरस्कार अपना डिफेंड कर लिया था। अगला आप बच्चों देखें तो अविनाश साबले ने पुरुष की 3000 मीटर जो स्टीपल चेज होती है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है बच्चों, तो अविनाश साबले ने तो भारत के अविनाश साबले ने रविवार को हांगजो एशियाई खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता था बच्चों। ठीक है, और उन्होंने 8 घंटा 19 मिनट 50 सेकंड के समय के साथ शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। इस दौरान खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सेबल का पदक एशियाई खेलों के संस्करण में भारत का 12वां स्वर्ण और हांगजो में पहला ट्रैक और फील्ड स्वर्ण था भारत का ये। अगला है बेटा, आपने देखा होगा अदिति अशोक। अदिति अशोक ने व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है। तो भारत की जो स्टार गोल्फर है अदिति अशोक, इन्होंने जो भारत की स्टार गोल्फर हैं कौन, अदिति अशोक ने रविवार को जारी 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं के व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। किसने, अदिति अशोक ने। अदिति ने पार में 17 के साथ रजत पदक जीता। भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों के इतिहास में इससे पहले कभी कोई पदक नहीं जीता। अगला बच्चों, भारतीय मूल के परेरा ने सिंगापुर के पहले एथलेटिक्स एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है बच्चों, भारतीय मूल के। तो हांगजो में महिलाओं की 200 मीटर फाइनल में सिंगापुर के लिए लगभग 50 वर्षों में पहला एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली शांति परेरा का भारतीय कनेक्शन है। शांति के जो पिता है ना, क्लेरेंस परेरा कोट्टयम के पाला स्थित एक परिवार के वंशज हैं जो सिंगापुर चले गए थे और उनकी माँ सिंगापुर से हैं। इससे पहले शांति ने 100 मीटर फाइनल में रजत पदक भी जीता है। ठीक है बच्चों, अब अगले हैं कैटालिन कारिको ड्रू विस्मैन को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो बच्चों ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैटालिन कारिको ड्रू विस्मैन को चिकित्सा के लिए, सम्मिलित रूप से इन दोनों को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब ये क्यों मिला है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन ने मैसेंजर आरएनए तकनीक पर कार्य करने के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार जीता है, जिसने अभूतपूर्व कोविड-19 टीकों का मार्ग प्रशस्त किया था। एमआरएनए तकनीक का उपयोग अब कैंसर, इन्फ्लुएंजा और हृदय विफलता जैसी बीमारियों के लिए अन्य उपचार विकसित करने के लिए किया जाता है। इस जोड़ी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा जिसमें एक डिप्लोमा, एक स्वर्ण पदक और $1 मिलियन बच्चों क्या होगा, $1 मिलियन रुपए भी इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है बच्चों, $1 मिलियन इसमें रुपए भी शामिल होगा का चेक है। फिर आपने देखा गणितज्ञ रुक्यांग झोंग को 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया, रामानुजन पुरस्कार। तो ये जो रुक्यांग झोंग है ये सहायक प्रोफेसर है कहाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, बर्कले यानी यूएसए में बच्चों। गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा इन्हें। ठीक है बच्चों, अब 10 और इसमें क्या है, $10,000 का वार्षिक नगद पुरस्कार 20 दिसंबर और 22 दिसंबर के दौरान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृह नगर कुंभकोणम में शस्त्र विद्यालय में संख्या सिद्धांत पर दिया जाएगा। दुनिया की दूसरी मलेरिया वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दे दी है और ये बनाई किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि WHO ने मलेरिया के टीके को मंजूरी दे दी है, जिससे दुनिया के दूसरे ऐसे टीके के वैश्विक रोल आउट का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह सिफारिश प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल परीक्षण डेटा पर आधारित है, जिसने 4 देशों में मौसमी और 12 मासी मलेरिया संचरण करने वाले स्थानों पर अच्छी सुरक्षा एवं उच्च प्रभावकारिता दिखाई है। ठीक है बच्चों, फिर अभी हाल ही में लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान चलाया गया, हर घर सोलर अभियान। तो बच्चों क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सौर छतों की स्थापना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए
लखनऊ और वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला हर घर सौर अभियान शुरू किया है। सरकार का लक्ष्य बेसिकली है क्या? सरकार का लक्ष्य सौर नीति 2022 के तहत छतों के माध्यम से 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। लखनऊ और वाराणसी यूपी के उन 18 शहरों में शामिल है जिन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर देता हूँ, आप लोग देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। बच्चों आप देख रहे हैं लगातार, आप ये बार बार एक शब्द आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, नोबेल पुरस्कार है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी, क्या है ये नोबेल पुरस्कार, क्यों इतना इसके बारे में चर्चा हो रही है ना। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश आविष्कारक, इंजीनियर एवं उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से की गई थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना किसके? स्वीडिश आविष्कारक, इनोवेटर, इंजीनियर और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से ही की गई थी। फिर इसमें प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। कौन कौन 6 श्रेणियां याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह नोट डाउन भी कर लेना अगर आपको करना हो। साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या शरीर विज्ञान और आर्थिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो कितनों में ये दिया जाता है? प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और आर्थिक विज्ञान में। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार एक संबंधित नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें उत्कृष्ट योगदान के आधार पर उन्हें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात याद रखना हमेशा बच्चों, ये जो है ना, जो 3 अक्टूबर का दिन था, 3 अक्टूबर 2023, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 अक्टूबर 1941 में एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन में एक भाषण में घोषणा की कि रूस टूट गया और फिर कभी नहीं उठेगा। किसने घोषणा की थी? ये एडोल्फ हिटलर ने। 1670 में शिवाजी महाराज ने सूरत को दूसरी बार लूटा था इसी डेट पे, और 1990 में पश्चिम और पूर्वी जर्मनी ने एक पुनः एकीकृत देश के निर्माण की घोषणा करते हुए युद्धोत्तर विभाजन के 45 वर्ष समाप्त किया। और 3 अक्टूबर 1932 में इराक को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। 2003 में पाकिस्तान ने हेल्फ थर्ड मिसाइल का परीक्षण भी किया था। ठीक है बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा जानने की और ज़रूरत है। अदिति ये सब तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा बच्चों, बताने की ज़रूरत है नहीं। अब तो ये चीज़ें तो आपकी हो गई बच्चों। अब आप ध्यान से देखें, 2 अक्टूबर को 2 लोगों का जन्मदिन होता है, लाल बहादुर शास्त्री और, अगर आप ध्यान से देखें, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। तो थोड़ा इस आप बात को ध्यान रखें। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती हर साल कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। इनका जन्म जो था 2 अक्टूबर 1904 में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। इन्होंने 1966 में अपनी असामयिक मृत्यु तक देश की सेवा की थी। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर श्रीवास्तव ने अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए शास्त्री की उपाधि भी अर्जित की थी। और ठीक 2 अक्टूबर को ही एक और जन्मदिन था, किनका था? महात्मा गांधी का, और वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाई भी जाती है। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और बाद में दक्षिण अफ्रीका में प्रैक्टिस की। भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के प्रतिष्ठित ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण के दौरान गांधी जी के विशेष रूप से अनुपस्थित थे। गांधी जी को महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों। अब 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांधी के सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में नामित किया था बच्चों। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आप हमेशा याद रखें और लगातार क्लास में बने रहें, और हम आपको करंट की क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस और एज वेल एज जीएस की क्लासेस हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो तब तक आप इसे एक बार पढ़ें और फिर एक बार रिवाइज करें, और कुछ होता है तो मैं एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन पर थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन फ्लो में निकलेंगे, इसलिए मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो फिर अगला देखेंगे इसके प्रोसेस पे करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और बहुत मन से पढ़ाई करते रहें, जो आपके भी काम आएगी और हमारे भी काम आएगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, वो मेरे मोटिवेशन का हिस्सा है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें रेगुलर वे में बना सकूं।
ठीक है, तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखिए। गुड नाइट सब। क्या मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे कल। बाय बाय बच्चों।